हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहजेब। पाकिस्तान में महंगाई का बढ़ता हुआ ग्राफ तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है और गुज़श्ता हफ्ते ही इदारे शुमारियात ने यह इंकशाफ किया कि मुल्क में महंगाई की शरह 1.38% में उसमें इजाफा मजीद हुआ और मजमूई तौर पर यह तकरीबन 14.5% तक महंगाई पहुंच चुकी है, जबकि कम आमदनी वालों के लिए यह शरह 15% और गरीबों के लिए 17% तक जा पहुंची है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी और घी समेत 29 अशिया जो हैं वो मजीद महंगी हुई हैं और सरकारी इदारे की इस रिपोर्ट से हटकर अगर मंडी की सूरत हाल, मार्केट की सूरत हाल देखें तो वो ज्यादा तशवीशनाक है। पिशावर में गुज़श्ता हफ्ते आटे की 80 किलो बोरी 6,000 रुपए में फरोख्त हुई। ओपन मार्केट में चीनी की 50 किलो बोरी एक दिन में 400 रुपए महंगी हुई। 3 माह पहले डॉलर तकरीबन 159 रुपए का था, जो अब बढ़कर 174 रुपए क्रॉस कर चुका है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने यह कह दिया कि पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के ममालिक में सबसे ज्यादा है और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। मुल्क को दरपेश इन माशी मसाइल के बायस खारजा पॉलिसी को खुद मुख्ताराना तरीके से आगे बढ़ाना भी महाल हो जाता है और माशी इस्तेकाम की बुनियाद पर IMF और दीगर आलमी इदारे और ममालिक जो है उन जिनसे हम इनफरादी कर्जे लेते हैं, बैनुल अक़वामी मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोटिंग हो गई। माली इमदाद और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात जो है वो चीजें जो है ये सारी डिस्कशन अब हो रही है। इस माहौल में आम सरकारी वजाहत ये होती है कि ईंधन और दीगर दरामद कुनंदा अशिया की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडियों की कीमतों पर मबनी होती है, जहां ये मसनूआत महंगी है। दूसरी दलील ये होती है कि ईंधन और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया जो हैं पाकिस्तान में पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में अब भी सस्ती हैं। इन दलाइल में कुछ सच्चाई भी है, लेकिन ये दलीलें अवाम का पेट भरने से कासिर हैं। हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि माशी टीम के ऐलानात और उन पर अमल दरामद के दरमियान मौजूद तवील फासले हैं उनको कम किया जाए, ताकि आम अवाम में जो है वो इस्तिराब की बजाय कुछ इत्मीनान पैदा हो। क्या यह मुमकिन हो सकेगा? आज पूरे प्रोग्राम में इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमारे डॉन न्यूज के नुमाइंदों ने अवामी मौकिफ जानने की कोशिश की है, जबकि नामवर माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब और हुकूमत की इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब से। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा सर कि क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 3.5 सालों में इकोनॉमी जो है वो संभल नहीं सकी और एक वाज़ेह तासुर ये बन चुका है कि महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई है और तकरीबन अगर सिर्फ देखें तो रुपए जितना डिवैल्यू हुआ पिछले 3-3.5 सालों में 45%, जिससे हमारे कर्जे बढ़ चुके हैं। और जब रुपए की कदर गिरती है तो जाहिर बात है उसका सीधा असर जो है वो इकोनॉमी पर होता है। तो क्या ये एक सिर्फ तासुर है कि तरीके इंसाफ हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है, या ये तासुर जो है हकीकत भी है कि ना महंगाई पर कंट्रोल पा सकी और ना मईशत को ट्रैक पर ला सकी तरीके इंसाफ की हुकूमत? आदिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें आदिल, जिस तरह इकोनॉमी ने बिहेव किया आफ्टर कोविड, उसमें एक इम्पेटस दिया गया जो कि बहुत सा स्टेट बैंक की तरफ से आया। कुछ इम्पेटस आपने बजट में देखा, कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस का राइज आया। जब इन सब चीजों को आपने इकट्ठा किया तो वो इकोनॉमी जिसमें हम स्ट्रक्चरली चेंजेस नहीं कर पाए थे, उसमें ऑफ कोर्स सप्लाई कंस्ट्रेंट आए, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी इनग्रेन्ड थी वो बहुत बढ़ गई। अब देखें, जो इन्फ्लेशन का ताल्लुक है ना, उसकी असल जो हल है वो तो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज में है। और वो मसलन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि एग्री प्रोडक्टिविटी बेहतर हो तो इससे आपकी इन्फ्लेशन पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज आपकी यील्ड्स बेहतर होंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी उसमें, और आपकी कीमतें कम हो जाएंगी। पर अगर आप 4 मेन क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल वीट, शुगर,
कॉटन इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट प्राइसेस पे रिलाई करना पड़ेगा। What we have always suggested is कि हम अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज को तय करें। अगर हम स्ट्रक्चरल इश्यूज को तय करेंगे तो ये आपका जो प्राइस राइज है वो बेहतर होगा। इसी तरह आप एनर्जी को देखें। एनर्जी में अगर आप अपने डिस्कोस को एफिशिएंट करना चाहते हैं और सिर्फ प्राइस राइजेस पे रिलाई नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली उनका एक डाइवेस्टमेंट प्रोसेस, उनको एक प्राइवेट सेक्टर में देना। अब देखें ना, अगर आप टेलीफोन की प्राइसेस पे तो कोई डिसएग्री नहीं करता, या आप जब किसी भी प्रोवाइडर से अपनी एक सर्विस लेते हैं तो आप कंप्लेन नहीं करते, बिकॉज टेलीफोन हैज बिकम अ कमोडिटी विच इज कंपेटिटिव इन द मार्केट। आपको डिस्कोस के साथ, आपको जेनकोस के साथ भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन हमने प्राइसिंग चेंजेस किए, हमने कुछ कोशिश की कि एनटीडीसी की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाए, बट अगेन हेवीली रिलाइंग ऑन द पीएसडीपी। अगर आप चाहते हैं कि ये प्राइसिंग इन द लॉन्ग रन बेहतर हो जाए, तो उसके लिए हर सूरत में एक वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी पे मूव करना पड़ेगा। खाली छोटी छोटी चेंजेस से, जिससे आप कहते हैं कि हम डेट अपना लॉन्गर कर दें आईपीपीस के साथ, जरूर उससे थोड़ा सा फर्क आएगा, पर असल मीट तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में। आपकी प्राइसेस बेहतर तब होंगी जब आप इन सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज को, और दो हमने बात की है, इसी तरह हम बहुत से और की बात कर सकते हैं। एक सीरियस एसएमई एफर्ट, फॉर एग्जांपल, अगर एसएमई फ्रेमवर्क अपग्रेड कर देता है हमारे सारे एसएमईज को, 5.2 मिलियन एसएमईज हैं पाकिस्तान में, 99% ऑफ प्रोडक्शन एसएमईज के पास है इस वक्त भी, यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में। सो अगर आप इनकी प्रोडक्टिविटी को, इनकी अपस्किलिंग कर देते हैं, इनको टेक्नोलॉजिकली बेहतर कर देते हैं, दे आर मोर इनग्रेन्ड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। सो हमने ये तीनों एरियाज जो है कवर किए हैं। अगर हम इन तीन एरियाज को ही देख लें तो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन विल बी कर्टेल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं कि जी हम 2018 के इंतखाबात से पहले भी यही बातें सुनते थे तहरीक इंसाफ की, जी हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, हम वो रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन अब तो चौथा साल शुरू हो गया है। अब ये गवर्नमेंट जो है वो तो हर हुकूमत जो है वो चौथे साल में इलेक्शन मोड में चली जाती है, तो इसका मतलब ये कि वो इन 4 सालों में, 3.5-4 सालों में अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, हमारे यहाँ फायर फाइटिंग का आंसर इतना बड़ा है। ये गवर्नमेंट आई एंड उस वक्त फिर आप फॉरेन फंड में जाएं, फंड में ना जाएं, वो डिसीजन लेते रहे। उसके बाद कोविड हिट हो गया, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो हो गई। जब ये सब चीजें हुई तो जो हमारा एक पॉलिटिकल और सोशल कैपिटल है वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है फायर फाइटिंग में कि हमारी जो निगाह है ऑन दी लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, जिसमें एक मार्केट इकोनॉमी की क्रिएशन है, एक रेगुलेटरी चेंजेस हैं। मसलन देखें ना, देयर आर टू वेज टू डू दिस। या तो आप छोटे छोटे रेगुलेटरी चेंजेस करते रहें, हुकूमत ने किए भी हैं, हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ काम किया, या आप मैसिवली कर्टेल करें कि जो रेगुलेशन हैं, जो ओवरलैप्स हैं, जो ऐसे चीजें हैं जो कि दिहाइयों से एग्जिस्ट करती हैं, हम उनको सबको खत्म कर देंगे एंड वी विल मूव इनटू एन न्यू रेगुलेटरी रिजीम फॉर पाकिस्तान। कुछ एससीसीपी ने काम किया भी है, ये नहीं है कि कुछ काम हुआ नहीं है, बट आई थिंक फायर फाइटिंग टेक्स 80 to 90% of the policy thinking, and the long term issues take much less of our time, and this is a consistent theme that has played in the economic management of Pakistan. अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरा अहम सवाल आपसे कि अब आईएमएफ के एक और प्रोग्राम के बाद हुकूमत को मजीद सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, जो कि हर आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद होते हैं और उसका असर अवाम पर पड़ता है। अब हमें एक दफा फिर इस्तेकाम यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें कुछ माहिर मईशत ये पेशन गोई भी कर रहे हैं कि शरह सूद को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने हाउसिंग स्कीम्स और वो सारी चीजें मुतारिफ करवाई हुई हैं, शरह सूद को सब्सिडाइज किया हुआ है। अगर शरह सूद ऊपर जाए तो गवर्नमेंट को वहां पर अलग से हिट पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तो उन चीजों के बारे में नहीं सोचा गया था कि अगर दोबारा इस्तेकाम की तरफ जाएं या शरह सूद बढ़ाएं, तो इस लिहाज से गवर्नमेंट का क्या आप समझते हैं कि हुकूमत फंस जाएगी आगे जाके? सादिल, बहुत ही मौजूद क्वेश्चन है। फंड के साथ चलते हुए, अपनी मैक्रो फंडामेंटल्स को इंटैक्ट रखते हुए हम ग्रोथ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं?
तो ये दिस इज द पॉलिसी कैलिब्रेशन दैट वी नीड टू डू टुडे। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो जरूरी हैं। आपने देखा है कि एक बढ़ता हुआ तिजारती खसारा है जो कि $6 बिलियन को एक्सीड कर रहा है पिछले 3 माह में। करंट अकाउंट भी $3.5 अरब का है पिछले 3 माह में। ये हमारे ऑब्वियसली रिजर्व्स पे एक प्रेशर डालता है और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को डिस्टर्ब करता है। इसको एडजस्ट करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें आपने एक का जिक्र किया, दूसरा आपने देखा कि कुछ एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट हुई है। सो इसकी बेस्ट कैलिब्रेशन हमने करनी है जिसमें जो लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ है, यानी कि जो थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, जो बॉयंसी है, वो सस्टेन हो जाए, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो। और उसका तरीका यही है कि हम अपने फिस्कल को भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर फिस्कल कंट्रोल में रहेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी। हम अपनी लोकल प्रोडक्शन को इंश्योर करें कि वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लोगों की खपत है वो उसको पूरा कर रही हो ताकि गरीब लोगों पे इम्पैक्ट ना जाए। हम ज्यादा से ज्यादा टारगेटेड सब्सिडी जो है वो इंश्योर कर सकें। एक नेशनल रजिस्ट्री बन गई है, उसका एक डेटा अवेलेबल है, सो दैट वो लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं। जब तक कि हम इस हाई प्राइस साइकिल से निकल नहीं जाते, अपने आप को उस तरह कैलिब्रेट करके कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट भी बहुत ज्यादा ना हो, हमारी फिस्कल का जो खसारा है वो हमारे हाथ में रहे, पर हम साथ साथ वो रियल चेंजेस करना शुरू कर दें ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो, ताकि लोगों के लिए ये जो हिट है ये कम से कम हो। दिस इज नाउ दी most difficult task for a good policy maker to recalibrate the economy, to take it forward in a growth momentum, yet ensuring कि ये growth momentum जो है हमारे macro fundamentals को intact रखे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लिए चलेंगे और वहां अवाम से बात करेंगे कि वो महंगाई और माशी परफॉर्मेंस हुकूमत की जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में महंगाई अपनी हदों को छू रही है। रोजमर्रा की अशाए जरूरिया आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। दाल, चावल, तेल, घी, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, घरेलू इस्तेमाल की अशिया जो हैं, हर चीज को महंगाई ने तकरीबन निगल लिया है। और ऐसे में आवाम की भी काफी जो बर्दाश्त है जवाब देती जा रही है, और हुकूमत जो है वो आवाम की एक सुनने को तैयार नजर नहीं आ रही। मुल्क की मईशत बुरी तरह लरज रही है और अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत घबरा ले। ये ओपोजिशन भी ये कह रही है, क्योंकि अगर अब महंगाई कंट्रोल में ना हो सकी तो आवाम सड़कों पर आएगी और फिर क्या कुछ हो सकता है इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के मारे आवाम से हमने जो बात की, उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। जी देखिए, बिल्कुल हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और जो हुकूमती मौशी पॉलिसियां हैं उस पर जो शहरी हैं वो भी अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ उससे जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ उससे खासे परेशान दिखाई देते हैं। तो इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि महंगाई से किस कदर जो है वो परेशान है। बहुत परेशान है। ये हुकूमत जब आ रही थी, इससे पहले की हुकूमत में इसी हुकूमत ने बहुत से एहतजाज किए थे, बिल फाड़े थे। अब बिजली का जो फ़ी यूनिट है वो भी आप लोगों के सामने है। पेट्रोल की कीमत में जब कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा हो जाए तो समझना कि जो हुक्मरान है वो करप्ट हैं। और अभी जितनी भी चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया, चलें हाँ मैं शायद अफोर्ड कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, कोई करवा घूंट पी सकता हूँ, लेकिन जो आम दिहाड़ीदार तबका है वो तो शायद खुदकुशी पे आ गया। हमने खुद भी वोट दिया, लेकिन अब हमारी भी बस हो जाती है, लोग हमें भी बातें सुनाते हैं, लेकिन अभी जो अवाम है या हम हैं, इवन ये कि हमें ये नहीं पता होता कि अगले टाइम के लिए हमारे लिए क्या कोई खाने के पीने के लिए या हम क्या कमाएंगे, रोज़ी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अभी ये सिचुएशन हुई है। आप कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? दूसरा ये कि हुकूमत जो मौशी पॉलिसियाँ बना रही है, आप समझते हैं कि वो हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी? नहीं जी, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि देखें कि आज तक गवर्नमेंट ने जब ये इक़्तिदार में नहीं थे उस टाइम देखें आप ये कंटेनरों पे चढ़ के क्या क्या ये कहते थे कि देखें आप जब ये पेट्रोल महंगा हो रहा हो या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा हो तो आप समझ लें कि आपके हुक्मरान चोर हैं।
अब वही हुक्मरान इक़्तिदार में आ गए हैं। अब आपके सामने है, हमारे सामने है, हम सब उसकी जुल्म की चक्की के नीचे पीस रहे हैं कि अब देखें कि एक बंदे की पहले जो तनख्वाह थी 15,000 17,000, उस बंदे का 15-17,000 में भी गुजारा हो रहा था। और अब मैं अपनी बेलफर्ज अपनी बात करता हूँ कि अब अगर हम एक 20,000 रुपये के हम मुलाजम है ना, तो 20,000 रुपये की सैलरी लेते हैं और 25,000 रुपये हमारा दुकानों का जो बिल बना होता है वो होता है। अब आप देखें कि इसमें कैसे गुजारा हो सकता है। तो हम यही इनसे कहते हैं कि अगर नहीं आप कर सकते, या देखें शुरू से ये आज से 20 साल गुजर चुके हैं ना, यही नारे मारते आ रहे हैं जी कि नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, सारे चोर थे। हम भी चले, हम उनके कहने पे हम भी मान लें। अच्छा, अभी ऑपोजिशन भी तहरीक चला रही है, आप समझते हैं कि उन्होंने बर वक्त ये इकदाम किया, ठीक कर रहे हैं? अपोजिशन जो भी कर रही है जी ठीक कर रही है, क्योंकि जब बोलेगा कोई नहीं ना इससे महंगाई के ऊपर, तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। सब तो बदतरीन इस हुकूमत में महंगाई है। मेरी 65 साल 70 साल उम्र होगी, मैं झूठ नहीं मारता। और इन्नी जबरदस्त महंगाई के 1000 रुपया समझो 100 रुपये के बराबर है यार। जो लोग खाते हैं अच्छा खाते हैं, अच्छा पाते हैं, उन्होंने गरीबाना की है। वो भाई ने एवं कह रहा कि जी ये वो ऐसा किस तरह हो सकता है। सब तो मतलब बदतरीन इस हुकूमत महंगाई है और किसी की सुनते भी नहीं, और एक दूसरे ते इल्जाम चिक्कड़ सुटते रहते हैं। मेरा कोई मतलब रिश्तेदार नहीं, मैं बिल्कुल साफ गल कर रहा कि लिहाजा मेहरबानी करके ये अपने आप को ठीक करन ताकि आइंदा वास्ते भी इन्होंने वोट देंगे। ये अवामी रद्द-ए-अमल जो कि आपने देखा, हर किस्म का रद्द-ए-अमल इसमें आपको नज़र आएगा। तो महंगाई से भी परेशान हैं लोग, और कुछ लोग इस बात का इजहार नहीं कर पा रहे कि महंगाई जो है वो इस कदर हुई है तो उससे वो कितना मुतासिर हो रहे हैं। तो वो ऑन कैमरा शायद हिचकिचा रहे हैं बात करने से। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं था जावेद हुसैन। जी बिल्कुल, हैरत अंगेज़ तौर पर लाहौर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चीनी जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त में एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि चीनी किस तरह से अब 90 रुपये में फ़रोख्त हो रही है? पहले कभी 100, 105, 95 इस तरह फ़रोख्त हो रही थी, आप कितने में कर रहे हैं? हम जी 87 रुपीज़ पर केजी जो है ना आगे होल सेल में दुकानदार को देते हैं, जो 3 रुपये अपना मार्जिन रख के 90 में आगे सेल करता है। अच्छा, ये चीनी जो है ये गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किया है यहाँ पे दुबई से, खलीज शुगर मिल से, तो वो काफ़ी सफिशेंट है इस टाइम, और मार्केट जो है ना वो चीनी उसमें काफ़ी मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब कभी इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, 100 या उससे ऊपर चली जाती है, उसकी वजूहात क्या होती है? सर ये तो आप मिल वाले से पूछें इसकी क्या वजूहात होती हैं। एक दिन में 500-500 रुपये बोरी बढ़ जाती है, एक दिन में यानी 10-10 रुपये किलो बढ़ जाता है। इसके बारे में तो आपको मिल मालकान या जो ब्रोकर हज़रात है वही बेहतर बता सकते हैं। पिस्ता बेचारा दुकानदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, महंगाई से सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो मिडिल क्लास के और गरीब लोग परेशान हैं, मगर रोज़ के कमाने और रोज़ के खाने वाले तो सबसे ज़्यादा हमें मुश्किलात में नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा जो आम तौर पे इस्तेमाल होता है वो आटा, चीनी, दाल का इस्तेमाल होता है। इसी एक शॉप पे हम परचून की शॉप पे मौजूद हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा अब आपको दिखाएं कि ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैमरामैन हमारा दिखाए कि ये परचून की दुकान है। यहाँ पर अगर हम मसाले की बात करें, हम चीनी की बात करें, चावल की बात करें, तो हर चीज़ की जो कीमत है वो हर माह यहाँ लोगों से हमारी बात है, उनका कहना है कि महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। क्या समझते हैं हुकूमत की जानिब से हम देखने में आ रहा है आटा हो, चीनी हो, दाल हो, हर महीने इसकी कीमतों में पर लग जाते हैं, किस तरह गुजारा होगा, किस तरह लोग परेशान हैं? देखिए, हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को कंजर्वेटिव अपने माइंड को रखेंगे तो उतना ही हम जो है वो मुश्किल में आएंगे। और अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमें गुजारा तो करना ही है हर इंसान की तरह ज़िंदा रहने के लिए, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको तो इस्तेमाल करना ही है, उनसे तो पीछे छुड़ा ही नहीं सकते हम। जो चीज़ें लेनी हैं वो लेनी है, और जो चीज़ें नहीं लेनी है उनके लिए अपने आप को थोड़ा सा रोक लें, यही कर सकते हैं हम। महंगाई का तूफान आया है, ज़ाहिर है लोग भी परेशान हैं। हमने जिससे भी बात की उसका भी यही कहना है कि एक बहुत तेज़ी से महंगाई हुई है। वो किसी भी चीज़ की बात करें, हम आटे की बात करें, चावल की बात करें, गोश्त की बात करें, तो क्या समझते हैं कि किसका कसूर है और किस तरह इसको रुकवाना चाहिए था, किस तरह कंट्रोल हो सकती है महंगाई? देखिए, ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ये, तो इसको सीधा सीधा जो है वो हुकूमत को सोचना चाहिए। जो भी हमारे सियासतदान हैं या जो भी इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को हमारा काम नहीं है इसके सोचना। हमारा काम जो है वो इनको इलेक्ट करके लेकर आना है, और बाकी जो हुकूमत वक्त का फ़ैसला होता है वो सबको मानना पड़ता है मनोमन, लेकिन चाहे वो हम अपनी मर्ज़ी से माने या ना माने,
लेकिन हमें पाकिस्तान में रहना तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की हुकूमत की जो फैसले हैं उनको हमें ओन करना पड़ेगा। किस तरह गुजारा चल रहा है घरों का? ज़ाहिर तनख्वाहें घरों का गुजारा तो देखें, अपना आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से तो हमें अपने आप को सब चीज़ों को कम कर ही दिया हमने। अभी हम सुन रहे हैं कि दूध के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ तमाम चीज़ों के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये कि कोशिश ये कर रहे हैं कि उन चीज़ों का इस्तेमाल या तो ख़त्म कर दें या कम कर दें, कोशिश यही है। अच्छा, ये नहीं समझते कि महंगाई तो एक जानिब है, मगर प्राइस कंट्रोल एक कमेटी होती है, एक पूरा इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, उसकी भी वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। ज़ाहिर है वो आए, छापा मारे और देखें कि क्या जो हुकूमती कीमत है उसमें चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं नहीं, क्या समझते हैं? हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ें तो जाहिर सी बात है काउंट करती हैं, क्योंकि जो हुकूमत ने सारे इदारे बनाए इन सब चीज़ों के लिए, उनको इन सब चीज़ों को आके वीकली या मंथली विज़िट ज़रूर करना चाहिए कि मार्केट की जो प्राइस हैं वो हुकूमत की तरफ से क्या हैं और यहाँ पे दुकान पे क्या चल रहा है। इतनी महंगाई हो जाएगी तो किस तरह लोग चीज़ें खरीदेंगे? और दुकानदार सबसे ज़्यादा, कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या समझते हैं आप लोग कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई देखने में आ रही है, वो कोई भी चीज़ हो, मगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ये दाल, चीनी, चावल तो हैं, लोग की क्या ख़रीदारी उस तरह कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे? जो पहले खरीदारी थी वो बहुत अच्छा ही थी, अब जब महंगाई हुई तो लोग कमाना शुरू हो गए। तो सबसे ज़्यादा लोग किस पे वो करते हैं कि ज़ाहिर क्या इस्तेमाल की चीज़ है, क्योंकि आपकी परचून की दुकान है? मेन आटा, दाल, चीनी, चावल पत्ती, ऐसे ही तेल की वगैरह। तो क्या कीमतें किस तरह बढ़ रही? हर महीने हम आते हैं, देखते हैं कीमतें बढ़ी हुई होती, क्या क्यों? महीने तो नहीं, रोज़ ही रेट बढ़ रहा है, हर रोज़ के रेट बढ़ रहा है, कोई कम नहीं हो रहा। बिल्कुल, यहाँ पर जो दुकानदार हैं या ख़रीदार हैं, दोनों का ये कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी तरह भी रेट को कम किया जाए, क्योंकि जिस तरह महंगाई हो रही है, क्योंकि दुकानदार का ये कहना है कि महीने के में नहीं बल्कि रोज़ की बुनियाद पे महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार है या रोज़ के कमाने, रोज़ के खाने वाले, वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना जो इस वक्त तमाम सोच रहे हैं। कराची से नुमाइंदा डॉन न्यूज़ इमरान अहद खान, इस्लामाबाद से जावेद हुसैन, लाहौर से तैमूर ने खुसूसी तौर पर आवाम से बात की। तो वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की जो माशी टीम है उसके बड़े अहम रुकन समझे जाते हैं। डॉक्टर साहब, इन 3 सालों में जो महंगाई तरीके इंसाफ के लिए हमें साफ लग रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन आलमी सतह पर भी कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान में वैसी महंगाई जोरों पर है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से भी महंगाई पर असर पड़ता है और बिजली गैस की कीमतें भी बढ़ जाएं तो सब कुछ महंगा हो जाता है। क्या वजह है कि हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई? जी शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और स्पेशली जो एनर्जी लेड इन्फ्लेशन है या फूड इन्फ्लेशन, उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत के काबू से बिल्कुल ही बाहर हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने खुद फरमाया कि जो ग्लोबल कमोडिटीज में जो इजाफा है, स्पेशली गैस की कीमतों में, क्रूड ऑयल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, कोयले की कीमतें, तो ये सारी जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, ये दुनिया में कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कोविड के बाद एकदम से इनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो उन कीमतों को तो कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं। अब उस पर सोने पे सुहागा ये कि रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो भी हुई। तो एक तो ये कि डॉलर्स में इनकी कीमत महंगी, दूसरा ये कि चूंकि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी आई तो इनकी कॉस्ट ऑफ लैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से फिर आगे एक ट्रिगर इफेक्ट चलता है, जो कि रिपल इफेक्ट, जो कि फिर इस इन्फ्लेशन को बढ़ाता चला जाता है। यही हाल सोयाबीन और पाम ऑयल का था, लेकिन उसमें जो हुकूमत करना जा रही है वो ये है कि उस पर जो ड्यूटीज हैं और उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हैं, जीएसटी, उनको कम कर दिया जाए, जिससे कम से कम कुछ 40 से 50 रुपए पर केजी जो है घी और कुकिंग ऑयल की कीमत जो है उसमें कमी आ सकेगी। एनर्जी में भी शायद इस तरह से किया जा सकता था, लेकिन फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आप पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल पर जो टोटल ड्यूटीज गवर्नमेंट ड्यूटीज ले रही है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 22 रुपए है, जो कि 10% मुश्किल से बनता है इस वक्त आज की पेट्रोल की कीमत के हिसाब से देखा जाए। और उसको इससे ज्यादा रोकना जो है वो हुकूमत के बस में नहीं, वरना एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि
इस वक्त IMF के साथ जो मुज़ाकरा चल रहे हैं उसमें एक कंक्लूजन ना होने की एक बुनियादी वजह एनर्जी सेक्टर डेट भी है। तो ये चीजें तो हुकूमत के बस से बाहर है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए जो पेरिशेबल कमोडिटी जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है उनकी कीमतों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए या मैनेज किया जाए, ये हुकूमत के बस में है। और लोगों की कुव्वत खरीद को कैसे बढ़ाया जाए, ये हुकूमत के बस में है कि वो किस तरीके से टारगेटेड सब्सिडीज दे कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, लेकिन देखिए गुज़श्ता 3 सालों में रुपए की कदर तकरीबन 45% कम हो चुकी है, जिसका लोगों की कुव्वत खरीद पर, मईशत पर और महंगाई पर बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के इन 3.5 सालों में क्या वजह बनी कि ऐसी चीजों पर काबू नहीं पाया जा सका? मेरा ख्याल है इसका पहला साल जो था वो तो इनडिसाइसिवनेस में निकल गया कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना, दोस्त ममालिक जो है वो कितना बेल आउट कर सकेंगे। और सऊदिया ने, चाइना ने, UAE ने हर मकदूर हमारी मदद करने की कोशिश भी की। और फिर दूसरे साल के आगाज में जो ही हम IMF के पास गए, 6 महीने के बाद कोविड आ गया। और कोविड के नतीजे में यह हुआ कि वो सारी चीजें जो कि IMF के साथ तय की गई थी वो सारी एक लिम्बो का शिकार होगी, क्योंकि जाहिर है पेंडेमिक के दौरान उनमें से किसी पे भी अमल करना जो है वो मुमकिन नहीं था। कोविड में हुकूमत की इस कारकर्दगी को दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए शायद उस वक्त लग रहा था कि कोविड जो है अगर पाकिस्तान में आया तो वो बहुत एक डिवास्टेटिंग किस्म का पेंडेमिक साबित होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ उस तरीके से कोविड ने तबाही नहीं मचाई जैसे कि दुनिया के बाकी ममालिक या खित्ते के बाकी ममालिक को देखने में मिली। अभी लेटली जो हुआ है वो ये हुआ कि अफगानिस्तान से US फोर्सेस के विड्रॉल के बाद अचानक से एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई। तो वो सारी चीजें जो कि पहले आपको लगता था कि आपके हक में जा रही हैं, फाटक से ग्रेजुएट होने के हम बहुत करीब पहुंचे हुए हैं। IMF जो है पिछले प्रोग्राम में IMF ने 13 वेवर दिए थे पाकिस्तान को। वेवर का मतलब होता है कि अगर आपने शर्त पूरी नहीं की तो IMF का बोर्ड है वो उसको वेवर दे देता है कि जनाब गो की शर्त पूरी नहीं हुई लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के जिस पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं, वहां पे चूंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो हमारे साथ नहीं है तो उसमें फाटफ पे भी प्रॉब्लम है, उसमें IMF पे भी प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि स्टेट बैंक जो है इस वक्त बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं कि वो अपने रिजर्व डॉलर्स जो है वो ओपन मार्केट में सेल करे और रुपए की कीमत को कंट्रोल कर ले। वरना पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल जो 2013 से लेके 2018 तक इंक्लूडिंग PTI का एक साल, तो हर साल तकरीबन $6 बिलियन जो थे वो स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स में से वो डाल रहा था ओपन मार्केट में ताकि रुपए की कीमत जो है वो स्टेबल रहे। यानी $42 बिलियन जो थे वो तो पहले 5 सालों में जो PMLN की गवर्नमेंट थी वो इनकैश करवाए गए ताकि रुपया जो है वो उसकी डॉलर के मुकाबले में पैरिटी 100-102 रुपए पर डॉलर रहे। अब हमारे पास चूंकि डॉलर का इनफ्लो जो है वो कंस्ट्रेंट हो गया है, वो अनसर्टन हो गया है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब डॉलर का इनफ्लो रिस्ट्रिक्टेड होगा तो स्टेट बैंक मजबूर है कि वो अपने रिजर्व्स को संभाल के रखे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, वरना कल कलाम को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त इस हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको चैलेंज के तौर पर उसके सामने आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की जो माशी टीम है उसके बड़े अहम रुकन समझे जाते हैं। डॉक्टर साहब, PTI गवर्नमेंट के पास 2 साल से कम अरसा रह गया और बड़ी तेजी से ये तासुर बनता जा रहा है कि इस हुकूमत ने शुरू दिन से इकोनॉमी को मिस हैंडल किया, मिस मैनेज किया। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया है इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी ऐसा कंक्रीट जिससे कम से कम ये तासुर दूर हो जाए कि जी हुकूमत नाकाम हो चुकी है? कितना चैलेंजिंग होगा इस इकोनॉमी को बेहतर करना मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, PTI की जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो नॉन पॉपुलर डिसीजन लेके इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को थोड़ा सा दुरुस्त सिमत में कर दिया, वो बहरहाल एक पॉजिटिव चीज है जो कि जब भी जो भी हुकूमत आइंदा आएगी ये उसके हक में जाएगी, खा वो PTI की हो या वो किसी और पोलिटिकल पार्टी की हो।
इसमें सबसे बड़ा ये है कि आपकी डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो बेतदरीज कम हो रही है। स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो इस वक्त बेहतर हैं। जो प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट है उसमें इंप्रूवमेंट आई। इस वक्त जो मेन चैलेंज है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। सब्सिडी जो है वो शायद IMF प्रोग्राम के अंडर एक टैबू वर्ड बन जाए, लेकिन सोशल प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको कि IMF जो है वो सपोर्ट करती है, सोशल सेफ्टी नेट्स को, सोशल प्रोटेक्शन को। तो इस वक्त जो PTI के पास अगले 2 सालों में करने का है, और मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इसका जो पैकेज है उसका अनाउंस कर रहे होंगे सऊदी अरब से वापस आके, वो ये है कि किस तरीके से टारगेटेड सब्सिडीज जो हैं वो दी जा सके। अब अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी का जमाना लग गया। जब अक्रॉस द बोर्ड पेट्रोल की कीमत को कम रखा जाता है तो वो फायदा सारा बड़ी गाड़ियों वाले ले जाते हैं, जिनकी गाड़ी जो है वो 7 या 8 किलोमीटर पर लीटर कंज्यूम करती है। जो मोटरसाइकिल वाला है जो 40-45 किलोमीटर पर लीटर कर रहा है, तो उस बेचारे की तो पूरे महीने की पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो बड़ी गाड़ी के एक दिन की कंजम्पशन के बराबर बनती है। तो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देना फ्यूल पे, एनर्जी पे, वो शायद अब मुमकिन नहीं होगा, वो है भी नॉन एफिशिएंट इन इफेक्टिव। तो अब हुकूमत को डाटा की मदद से डायरेक्ट सब्सिडीज देना होंगी। उसके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का घर घर जाके जो कंप्यूटराइज्ड सर्वे किए गए थे वो डाटा मौजूद है, FPR का डाटा है, नादरा का डाटा है, CNIC से आपको पता चल जाएगा किसकी माली हैसियत कितनी है, उसके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो कोठी में रह रहा है, वो मकान में रह रहा है, वो छोटे घर में रह रहा है, वगैरह वगैरह। तो अब हुकूमत जो है, एक तो मुझे लगता है कि वो जो मिनिमम वेज है वो बढ़ाएगी फेडरल लेवल पे भी। गालबन इसको 20,000 से को 25,000 के लगभग करना पड़ेगा, और फिर उसको प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी कुछ हुकूमत को करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट वेंडर्स हैं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, वो भी उस मिनिमम वेज पे इम्प्लीमेंट करें। सेकंड, जो बेसिक फूड कमोडिटीज हैं, दाल है, आटा है, घी है, चीनी है, उस पर टारगेटेड सब्सिडीज, खा वो डायरेक्ट कैश की मद में दी जाए या वो कुछ सेल पॉइंट बना के वहां पे दी जाए। और तीसरा, एनर्जी पे टारगेटेड सब्सिडी। तो अब हुकूमत यही कर सकती है कि कुव्वत खरीद को बढ़ाए, क्योंकि महंगाई जो है उस पे, इन्फ्लेशन पे, स्पेशली जो एनर्जी इन्फ्लेशन है, एक हद से ज्यादा उस पर काम करना कर सकती है हुकूमत। उसके अलावा वो हुकूमत के बस से बाहर होगा, स्पेशली अगले 3 महीने मौसम सरमा के, जिसमें कि एनर्जी की ग्लोबल शॉर्टेज होगी और एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इकोनॉमी के अलावा भी 2-4 चैलेंजेस हैं जिसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं, नैब कवानीन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो हमें सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से ये सारी चीजें इमरान खान के लिए कुछ ज्यादा अच्छा मंजरनामा पेश नहीं कर रही, तो इन सारी चीजों का हमारी मईशत पर कितना असर होगा? देखिए, जो अनसर्टेनिटी होती है, खा वो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है या वो रीजनल अनसर्टेनिटी है, जब से अफगानिस्तान की सिचुएशन वोलेटाइल हुई है, आप देखें पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है किस्म की। तो ये सारी चीजें जो है ये इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, इन्वेस्टर्स पे, और डॉलर की जो कद्र है रुपए के मुकाबले में उस पे। तो इन सब चीजों का एक इम्पैक्ट होता है, और स्पेशली जिस तरह के डिसीजन शायद इस हुकूमत को करने होंगे अगले 1.5-2 साल में। और यहाँ पे ये बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ये चॉइस नहीं कि हम IMF के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें। अगर हम वो टर्मिनेट करते हैं तो हम एक बहुत बुरे जो करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस जाएंगे। तो वो चॉइस हमारे पास नहीं है। तो अगर हमें IMF प्रोग्राम में रहना है तो आपके पास मुझे जो लगता है 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ होके हम कुछ लोग कुछ दो का मामला तय करें रीजन में, अमेरिका को दोबारा से कुछ हमारी जरूरत जो है वो महसूस होने लगे, और आप देखेंगे कि फिर फैटअप की ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, IMF भी अपनी सारी शर्तें वेव ऑफ कर देगा। और अगर वो पॉसिबल नहीं, जो कि उसके जो बैकलैश है वो होगा कि हमें तालिबान के जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ना पड़ेंगे, तो फिर दूसरा यही है कि हमें जो अपोजिशन के साथ थोड़े से मामला को बेहतर बनाना होगा हुकूमत को, खा वो प्राइवेटाइजेशन है, खा वो बाकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास इस वक्त 3 सालों में पहली दफा एक ऐसा इशू उनके हाथ में है जिसपे कि वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, और वो है महंगाई। लोग जो थे वो वोट रिगिंग के नाम पे
सड़कों पे नहीं आए, लोग जो थे वो और बहुत सी चीज़ें थी हुकूमत की जिस पे कि अपोजिशन ने मोबिलाइज करने की कोशिश की, लोग सड़कों पे नहीं निकले। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लोग और उससे बचना होगा हुकूमत को, और उसके लिए शायद अपोजिशन के जो सेन अनासर हैं उनके साथ हुकूमत को बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। आबिद कयूम सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।